या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका प्रोग्राम एक मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहद खास पर्सनैलिटी है जिससे हम जानेंगे कई उनके जीवन के बारे में, उनकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में, उनकी स्टेट के बारे में। इससे पहले इस स्टेट से हमने बहुत कम लोगों की इंटरव्यू की है। उनमें से एक प्रतीक अग्रवाल की इंटरव्यू हमने की है अमित भट्ट साहब ने, और उसके बाद शायद ये दूसरी पर्सनैलिटी है। तो आप समझ ही गए हैं कि आज हम बात कर रहे हैं चेतन शर्मा जी से, जो कि राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि ऑथर हैं। अभी अभी इन्होंने एक किताब को, ब्रेल बुक को पब्लिश किया है, और ये सीनियर मैनेजर हैं ओरिएंटल बैंक में। तो चेतन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। दानिश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रेडियो उड़ान की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज बातचीत करने के लिए मेरा चयन किया यहाँ पे। धन्यवाद। चेतन भाई, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और आपकी किस तरह से आपको डिसेबिलिटी हुई, किस तरह से आप विजुअली इंपेयर्ड हुए। दानिश भाई, मैं जब मुश्किल से 2-2.5 साल का था तो आंखों में मुझे कैंसर हुआ। और उस समय ये बीमारी एक तो वैसे ही प्रचलन में कम थी, और उसपे भी आंखों का कैंसर बहुत अनकॉमन था, बहुत अनकॉमन। और एक मैं रुचिकर किस्सा आपके साथ शेयर करूं कि जब आदमी अपनी ड्यूटी से एक स्टेप आगे जाके, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बियॉन्ड द कॉल ऑफ हिज ड्यूटी, वो काम करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। अगर वो नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि हम सीतापुर गए थे, मुझे दिखाने के लिए मेरे अंकल लेके गए थे। और डॉक्टर पावा, जिन्हें बहुत माने हुए आंखों के हिंदुस्तान के डॉक्टर हैं, पद्मश्री भी मिला था, तो उन्होंने मुझे एग्जामिन किया। और वो भी ये नहीं समझ पाए थे कि इस बच्चे को तकलीफ क्या है। नहीं देख पा रहा वो ये समझ पा रहे थे, लेकिन किस वजह से नहीं देख पा रहा वो उनको समझ में नहीं आया। हम 2-3 दिन, हमारा डायग्नोसिस पूरा हो गया, सारा उन्होंने देख लिया, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई घर ले जाइए, मुझे नहीं आइडिया इस चीज का। और शाम को हमको वहां से रिजर्वेशन नहीं मिला और हमको वहां सीतापुर में ही स्टे करना पड़ा। तो डॉक्टर पाहवा के पास एक स्विट्जरलैंड से डॉक्टर आए हुए थे। उनसे डॉक्टर पावा ने डिस्कस किया कि सर, ये मुझे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है नहीं समझ आ रहा है, तो क्या हो सकता है। तो स्विस डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं, अच्छा हो कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उस बच्चे को कैंसर है। अगर आप बुलवा सकते हैं तो उनको बुलवाइए। तो उन्होंने, पावा साहब ने कहा कि नहीं, वो तो डिस्चार्ज हो चुके। तो बोला फिर भी पता करवाइए। और पावा साहब ने इतना इंटरेस्ट लिया, इतना इंटरेस्ट लिया कि उन्होंने जहां, जिस धर्मशाला में हम ठहरे हुए थे, वहां आदमी भेजे और बहुत यत्न करके मुझे ट्रेस किया, मेरा डायग्नोसिस करवाया। एंड आई ओ माई लाइफ टू हिम। उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूं। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी लैकलस्टर एटीट्यूड दिखाया होता है, ठीक है यार मुझे क्या लेने देना, तो शायद आज मैं सरवाइव नहीं कर रहा हूं। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड और कहाँ से आप हैं ये भी बताएं, और किस तरह से फिर बाद में आपकी आंखों को क्यूर किया गया, कैंसर से बचाया गया जी। वंस कैंसर डायग्नोस हो गया, उसके बाद 2 ही ऑप्शन थे। जो स्विस डॉक्टर थे उनकी ओपिनियन ये थी कि भाई आई बॉल्स ऑपरेट करके निकालिए, अदरवाइज वो ब्रेन में स्प्रेड हो जाएगा और उसके बाद जो ये अभी रेमेडी बचती है वो भी नहीं बचेगी। तो अल्टीमेटली फिर आई बॉल्स रिमूव करनी पड़ी ताकि कैंसर शरीर के अन्य भागों में ना फैले। एक चीज आपने पूछा मेरी मैं हूँ बेसिकली झुंझुनू जिले में, एक बहुत प्रसिद्ध जगह है पिलानी। पिलानी में मेरा जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा अजमेर में एक विशेष विद्यालय है दृष्टिबाधितों के लिए, वहां से प्राप्त की और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। तो कैसे आपको मालूम चला स्कूल के बारे में कि एक विशेष स्कूल है जहां आपको पढ़ना, क्या आपकी फैमिली को जागरूकता थी, जब स्विस डॉक्टर ने वहीं पे आपको गाइड किया। नहीं दानिश भाई, ये हुआ क्या कि देखिए, किसका अच्छा किया हुआ काम किसको पे करेगा कुछ नहीं पता लगता। अखबार में एक न्यूज छपी थी कि उस विशेष विद्यालय के 8 लड़कों में से 10th में 8 लड़के अपीयर हुए थे और 6 ने फर्स्ट डिवीजन से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की।
तो ये जब न्यूज छपी अखबार में, तब हमको, हमारे परिवार को पता लगा कि भाई वहां ऐसा विद्यालय है, और क्योंकि उसका रिकॉर्ड वो पढ़ ही चुके थे तो उनको वो निश्चिंत हो गए कि इस विद्यालय में हमारे बच्चे का भविष्य एकदम सुरक्षित है और हमें इसको यहाँ भेजना चाहिए, और इस तरह मैं उस स्कूल तक पहुंच पाया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक इसी से रिलेटेड सवाल है कि उस समय जो आपने स्टडी की, उस समय में जो एजुकेशन का लेवल था, जो एटमॉस्फेयर था, उसको अगर आज के टाइम पे स्पेशल स्कूल से कंपेयर करना हो तो कैसा आंकते हैं आप? देखो दानिश भाई, एक कॉमन फिनोमिनन है, लोगों को लगता है ऐसा है कि हर बूढ़े को या बुजुर्ग को या प्रौढ़ को ये शिकायत रहती है कि अब पहली सी बात न रही, ठीक है ना। लेकिन मैं चीजों को दूसरे ढंग से देखता हूं। परिवर्तन होना निश्चित है, संघर्ष जीवन में पहले भी था, आज भी है। फर्क सिर्फ इतना सा हुआ है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा, कि हम लोगों के समय में, उस जमाने में बिना साधनों के संघर्ष था। संघर्ष अब भी है, लेकिन अब साधनों सहित संघर्ष हो रहा है, लेकिन संघर्ष है, उसकी प्रकृति बदल गई है, उसकी बात बदल गई। मैं आज की युवा पीढ़ी को और आज के बच्चों को अपने से ज्यादा ऊर्जावान, अपने से ज्यादा एनर्जेटिक, अपने से ज्यादा समर्थ और अपने से बहुत आगे दूर जाने वाला, हमारी पीढ़ी से दूर जाने वाला समझता हूँ। आई थिंक आपने जो स्टडी की है 80s के दौर में हायर एजुकेशन की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उस समय अगर मैं आपसे जानना चाहूँ स्टडी में क्या चैलेंजेस थे, तो आपको उस समय सबसे बड़े चैलेंजेस क्या लगते थे? उस समय बहुत बहुत बड़ी चुनौती होती थी एक्सेस टू स्टडी मटेरियल। जो आपकी पाठ्य सामग्री है, उस पाठ्य सामग्री तक एक्सेस कैसे हो। ब्रेल एक माध्यम था, टेप रिकॉर्डर्स प्रचलन में थे लेकिन महंगे थे और इतना सपोर्ट अवेलेबल नहीं था, तो थोड़ा मुश्किल होता था। तो सबसे बड़ा चुनौती यही थी कि ब्रेल पाठ्य सामग्री कैसे मिले, और पाठ्य सामग्री अगर इस तरह से नहीं मिल सकती तो रीडर्स वगैरह हायर करने में वो बड़ी समस्या होती थी। जी चेतन भाई, आप बैंक का आपने चयन किया अपने करियर के लिए, बैंक का चयन किया आपने, तो ये सिर्फ उस समय एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी, इंसिडेंटली यू वेंट टू बैंक, और जो आपको बैंकर ही बनना था, या कोई ऐसी ख्वाहिश थी उस समय की जो एक्सेसिबिलिटी या रिजर्वेशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था उस समय, तो क्या कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और बन गए, कुछ ऐसा मलाल है, या यू आर सेटिस्फाइड? इसका थोड़ा सा बताएं। जी जी, नहीं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा बैंक में करियर बनाने का कभी भी शायद इच्छा नहीं थी। मैं आज से 30-35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, या रादर कहें 25-30 साल पुरानी, कि उस समय बेरोजगार आदमी की सोच और समझ का दायरा इतना ही होता था कि उसे रोजगार मिल जाए। तो मैं भी उन सामान्य बेरोजगार लोगों की तरह था कि जिसको किसी भी तरह एक बार रोजगार चाहिए था, और संयोगवश वो मुझे इस बैंक में मिला। ये लगता था कि शायद मैं गलत जगह आ गया, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे, जिसको कहते हैं ना कि पैर जमने लगे, जैसे जैसे काम साथियों के साथ मेरा इंटीग्रेशन होने लगा और काम अच्छे से मिलने लगा, तो इसी में खूब आनंद आने लगा, और अब मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। चेतन भाई, बैंकिंग सेक्टर के थोड़े से मुद्दों को छूते हैं। जी जी। ये बताएं कि एक जमाना था तब ब्लाइंड के ऊपर लेबल लगा था कि नो ओनली म्यूजिक। समय चेंज हुआ, आज एक अवधारणा बनी है कि ब्लाइंड्स कैन बी ओनली बैंकर्स, और बैंकर बनने के बाद भी बहुत सारी कंप्लेंट्स है, बहुत सारे ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं। तो आपके समय में तो स्क्रीन रीडर नहीं था, तो आप कैसे काम करते थे? और ये जो लोगों में अवधारणा बन रही है, हर कोई आजकल बैंक में जा रहा है, एक एज कम्पेयर टू अदर फील्ड थोड़ा सा इजी माना जाता है क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा आती हैं, और बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है हमें काम नहीं दिया जाता। हाउ डू यू सी दिस, ये सारा जो हो रहा है?
दानिश भाई, मैं अगेन आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये ज्वलंत प्रश्न मेरे को उठा। मैं जब इस प्रश्न पे बात करने का मौका मिलता है तो जल्दी से चुप नहीं होता। तो देखिए, दो तीन चिंताएं हैं। एक तो मैं आपको उस समय का बात बताऊं जब हमने बैंक में ज्वाइन किया था, तो स्क्रीन रीडर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कंप्यूटर भी नहीं थे, केवल मैनुअल टाइपराइटिंग होती थी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब बैंकों में नियुक्तियां खूब हो रही हैं और बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसका एक मुख्य कारण मैं देखता हूं, मैं कोई बायस की वजह से ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि बाधितों के लिए जो आरक्षण संबंधी नियम है, बैंकिंग क्षेत्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन गिने चुने या शायद एकमात्र क्षेत्र हो जिसमें लगभग पूरी ईमानदारी से इसे आरक्षण को लागू किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ अनेबलिंग एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए, उसकी निश्चित रूप से कमी है। लोगों को काम नहीं मिलता और जिसकी वजह से दृष्टिबाधितों के लिए कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसी चीजें भी लोगों के मन में, दृष्टिवान बैंक कर्मियों के मन में विकसित हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको दोष देना भी एक थोड़ा सा ज्यादती होगी। कारण क्या है कि जितनी गहराई से मैं मेरी समस्याओं को, या मैं से मतलब एक आम दृष्टि, मैं एक अपनी दृष्टिबाधितों की समस्याओं को समझ सकता हूं, एक साइटेड आदमी नहीं समझ सकता। लेकिन मुझे भी एक चीज सोचनी पड़ेगी कि जब मुझे नियुक्ति मिलती है बैंक में, मेरे पास दो विकल्प हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। मैं अपने एम्प्लॉयर को प्रेस कर सकता हूं कि मुझे एक प्रोफेशनल स्क्रीन रीडर खरीद के दीजिए, और ऑफ कोर्स जो दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन या मैं एक कर सकता हूं कि आरंभ मैं करूं कंप्यूटर पे काम करना एनवीडीए की तरह फ्री स्क्रीन रीडर से, और अगर मेरी जरूरत मांग करती है तो मैं प्रोफेशनल और जो पेड स्क्रीन रीडर हैं वो भी मुझे मिले। क्योंकि होता क्या है कि मैं पेड स्क्रीन रीडर को मंगवाने की या खरीदवाने की जिद में 2, 4, 5 महीने, क्योंकि आप जानते हैं सरकारी तंत्र में चीजों को मूव करने की एक अपनी गति होती है। मैं रिक्वेस्ट डालूंगा, उसकी हेड ऑफिस से परमिशन आएगी, 10 लोगों से कंसल्ट किया जाएगा। इस सारी प्रक्रिया में 2-4 महीने तो आराम से खर्च हो जाते हैं, और तब तक मेरी जो इमेज है वो बन चुकी होती है, अच्छी या बुरी। तो वो जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमें उस समय को नहीं खोना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके चीजों को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए और हमारी अपनी एक छवि बनाने का प्रयास करना चाहिए। चेतन भाई, इस पे भी एक बात जानना चाहता हूँ, आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मुझे एक ब्लंट रिपोर्टर कहा जाता है, एंड मेरे को खुशी मिलती है कि एटलीस्ट लोग मानते हैं कि मैं सवाल पूछता हूँ। मैंने मेरे खुद से एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। 2 सवालों में मैं बांट रहा हूँ। एक तो सवाल ये है कि अगर कोई पीओ लगता है, असिस्टेंट मैनेजर लगता है, तो उसको रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे दी जाए, जो उसको क्लरिकल कैटरे का काम दे दिया जाए, तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज, आपने बहुत अच्छी बात समझाई है हमारे लिसनर्स को, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिलेगा आपकी इस बात से। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो राइटर के बेस पे धड़ाधड़ ऐसे दे के पेपर पास कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की कोई नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो ये दोनों तरफ क्या हर किसी को जॉब चाहिए? ये जो सारी चीजें हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? दानिश भाई, मैं इस बात का बहुत तगड़ा समर्थक हूं, बहुत बड़ा समर्थक हूं कि आदमी को काम उसकी डेजिग्नेशन और उसकी योग्यता के हिसाब से ही मिलना चाहिए। लेकिन आरंभ में हमारे पास चुनौती होती है कि या तो मैं मेरे डेजिग्नेशन से थोड़ा सा नीचे का काम मिल रहा है वो करूं, या बिल्कुल ही ना करूं। अब दोनों में से मुझे चयन करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि बजाय शुरू में, बिल्कुल शुरू की बात कर रहा हूं मैं, इस बात के लिए संघर्ष करने का कि
मुझे केवल ऑफिसर वाला ही काम मिले, मुझे जो काम मिला उसको बियॉन्ड द कॉल ऑफ माय ड्यूटी उसको परफॉर्म करूं, और अपने सीनियर्स को इस बात के लिए कायल कर लूं कि नहीं यार, जो ये काम हम ले रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, या वो भी कायल ना हो तो कम से कम 2-4 महीना 2 महीना काम करके फिर मैं उसको कहूं कि सर ये तो देखिए, जो आपने मुझे काम दिया मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया, पर आप एक बार मेरी क्षमताओं को देख के अगर इससे अच्छा कोई काम मिल सकता है तो दीजिए ना। और मुझे पूरा विश्वास है, तो हम निरंतर पूरी शालीनता से, पूरी दृढ़ता से अपना केस उनके सामने रखते रहें और अपने लिए उचित कार्य की मांग भी अच्छे ढंग से करते रहें। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूं कि ये जो राइटर्स वाली समस्या या एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार वाली बात पे, रोजगार सबको चाहिए, मैं मानता हूं। आर्थिक आवश्यकताएं सबकी हैं, और जब सबकी हैं तो दृष्टिबाधित भी समाज का अभिन्न अंग है और उनकी भी है, और जैसे सबकी पूरी होनी चाहिए उनकी भी पूरी होनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है दानिश भाई कि हमारी पहचान एक साइटेड की नजर में आज भी मेरी पहचान चेतन शर्मा के रूप में बाद में होती है, एक दृष्टि बाधित के रूप में पहले होती है। अच्छा, अब मैंने साहब एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव का प्रिंसिपल करके एग्जाम तो एक सीढ़ी थी मैंने पार कर ली। अब मेरा स्क्राइब तो मेरा काम करने नहीं आएगा, वो तो मुझे ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। जब बैंकिंग के ज्वलंत विषयों पे बात होगी तो मेरा स्क्राइब तो मेरे जगह बोलने नहीं आएगा। तो मेरी तो नेक सलाह सबको ये है कि अगर आप इस जिल्लत से और इस असुविधा वाली स्थिति से बचना चाहते हैं, इस आइसोलेशन से बचना चाहते हैं, इस चीज से बचिए, वरना ये आपको शॉर्टकट एक बार लेके बैंक में उस कुर्सी तक तो बिठा सकता है लेकिन सम्मान नहीं दिला सकता। राइटर आपको परीक्षा पास करवा सकता है, शायद तनख्वाह भी दिला सकता है क्योंकि आप पास हो जाएंगे तो जॉब मिल जाएगा, पर अपने सहकर्मियों में, अपने जूनियर्स में, अपने अन्य साथियों के बीच में सम्मान और आदर और एक जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, एकीकरण जिसको बोलते हैं, वो कभी नहीं दिला पाएगा। जी चेतन भाई, अब मैं थोड़ा सा इन मुद्दों पे आ गया हूं और आपके बारे में भी लिसनर्स को हमने खूब सारी बातें करनी है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। तो चेतन शर्मा जी का स्टेनोग्राफर से सीनियर मैनेजर तक का सफर कैसे रहा, समय समय पर क्या चैलेंजेस आए, क्या एक सुखद एक्सपीरियंस आपको इस सेक्टर में मिला? दानिश भाई, ये कहानी देखिए बड़ी विचित्र है। मैं बैंक में ज्वाइन किया, कुछ दिन तक तो सच कहूं मुझे लगा था कि मुझे यही मेरी मंजिल है, जॉब चाहिए था, मिल गया और खत्म। लेकिन थोड़े से दिन बाद, महीनों, करीब 6 महीने, साल भर बाद ही मुझे ये चीज रियलाइज हो गई कि नहीं, ये यहाँ रुकना नहीं है, आगे चलना है। तो मैंने एक हमारे कलीग से पूछा कि भाई ये जो प्रमोशन टेस्ट होता है इसमें क्या सिलेबस है और कैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं कब उसको दे पाऊं? तो वो बोले कि मुझे आज तक उनके शब्द याद हैं कि ये एग्जाम हमसे ही पास नहीं होता तो तू क्या करेगा। एंड ऑन दैट वेरी मोमेंट आई मेड ए बार्गेन। मैंने तय किया कि भाई अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं प्रमोशन भी लूंगा और एग्जाम पास करके ही लूंगा। एग्जाम और इंटरव्यू, ये सीनियरिटी चैनल में 15 साल बाद नंबर आएगा और जब बैंक की मजबूरी हो जाएगी, वो काम मुझे नहीं करना। तो मैंने पहले मेरा प्रमोशन हुआ स्केल क्लरिकल कैडर से स्केल 1 में, वो भी फास्ट ट्रैक और इंटरव्यू से था। स्केल 1 से 2 में हुआ, वो भी फास्ट ट्रैक चैनल से था। और 2 से 3 में जो सीनियर मैनेजर बना वो भी फास्ट ट्रैक चैनल से ही था, मतलब कि वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू पास करके। और मुझे
आनंद आता है कि जिन सज्जन ने मुझे ये शब्द कहे थे वो अभी भी स्केल 1 में ही है, यानी कि मेरे से 2 सीढ़ियां नीचे, और मैं स्केल 3 में हूं। और जब स्केल 2 से 3 में यानी कि सीनियर मैनेजर जब बना था तो पूरे भारत में मैंने 14वीं पोजीशन प्राप्त की थी। जी, बहुत बड़ी बात है और आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो क्या आपको भी पहले काम नहीं दिया गया? क्या आप तो सीढ़ियां आप चढ़ते गए, वहां पर आपको काम करने में कोई दिक्कत आई? जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अगेन, बिल्कुल आई, और बहुत आई। स्पेशली कब, जब तक मैं स्टेनोग्राफर था ना तब तक इतनी दिक्कत नहीं आई। लेटर्स डिक्टेट कर दिए जाते थे और मेरी ड्राफ्टिंग, मेरे साथियों का ऐसा कहना था कि ठीक है, तो मैनेजर केवल ब्रीफ में समझा के चले जाते थे और मैं लेटर्स टाइप कर दिया करता था। अब जब ऑफिसर कैडर में प्रमोशन हुआ तो उनकी हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं वो स्टेनोग्राफर वाला काम ही करता हूं, सबकी इच्छा यही थी। मैंने भी उसको सेंस किया। अब मेरे पास उस समय 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं ब्लंटली मना कर देता कि अब ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करता, या मैंने उसको धीरे धीरे उस काम को मैंने कम करना शुरू किया और ऐसे कामों को पकड़ना शुरू किया जो ऑफिसर कैडर के काम से मैच करते थे। और सबसे पहले बैंक में एक जरूरत महसूस हुई कि भाई एसएमई सेक्टर के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त होना है तो किसे किया जाए। मैंने उनको वॉलंटियर किया कि मैं करूंगा, स्कीम को मैं समझ लेता हूं और कस्टमर्स को जो एक्सप्लेन करना होगा वो मैं करूंगा, और इसके मंथली जो स्टेटमेंट्स वगैरह कंपाइल करने का काम है, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं था, तो मैंने वॉलंटियर किया, ऑफर किया उनको कि मैं कर देता हूं। और उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, और जब उन्होंने 2-3-4-6 महीने देख लिया कि हाँ ये ठीक से काम कर रहा है, तब धीरे धीरे जिम्मेदारियां आनी शुरू हुई। लेकिन हाँ, ये पीड़ादायक समय मैंने भी खूब बिताया है और बहुत संघर्ष किया है। रिएक्शन के परिणाम थोड़े से दूरगामी परिणाम नहीं आते, एक्शन से दूरगामी परिणाम आते हैं। आपकी पहचान बनती है, आपके लोगों में एक स्थान अपना बना पाते हैं। चेतन भाई, आपको कभी गुस्सा आता है? आपकी आवाज इतनी मीठी है, लगता नहीं आपको कभी गुस्सा आता है। दानिश भाई, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अगेन, बहुत गुस्सा आता है। और मेरे बैंक में मेरी छवि जो आम लोगों में है, काम को छोड़ दीजिए, काम के अलावा मैं मानता हूं बहुत मृदुभाषी की नहीं है, थोड़ा सा एरोगेंट आदमी की है जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। लेकिन मैं उसको डैमेज रिपेयर भी बहुत जल्दी कर देता हूं, नॉर्मलाइज भी मैं बहुत जल्दी कर देता हूं। चेतन शर्मा की हॉबीज क्या है? पढ़ना, लिखना, और स्पेशली मुझे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और उर्दू तीनों का बहुत पढ़ने का शौक है। और कभी कभी थोड़े बहुत लिखने में भी हाथ आजमा लेता हूं, और अपने हाउस मैगजीन में आर्टिकल वगैरह साल 2 साल में 1-2 आर्टिकल मेरे छप जाते हैं, और कभी कभार गजलें, नज़में वगैरह भी थोड़ी बहुत लिख लेता हूं, लेकिन वो एकदम जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनल वे में नहीं, बस अपने मुझे आनंद आ जाए लिख के, मुझे अच्छा लगे इसलिए। चलो, उसमें से एक आधी नज़म तो हम आपसे जरूर सुनेंगे। चेतन भाई, हम बात कर रहे थे, हम अभी बात करेंगे मैट्रिमोनियल लाइफ की, लेकिन हमने अब शायरो शायरी की बात छेड़ी है, तो क्यों ना एक आध शेर लिसनर्स के लिए हो जाए। हाँ, 2 छोटे छोटे शेर मुझे अपने याद आ रहे हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कि एक मेरी बहुत पुरानी गजल थी, उसका एक शेर है कि हुए इस दिल को भी घुमा कैसे कैसे, हुए इस दिल को भी घुमा कैसे कैसे, पत्थरों में नजर आए खुदा कैसे कैसे। वो जो एक बस्ती बसाने को कहता था, वो जो एक बस्ती बसाने को कहता था, उजाड़े उसने मोहब्बत के जहां कैसे कैसे। और एक अभी ताजा गजल है, उसके कुछ शेर याद आ रहे हैं कि आज आधी रात को फिर तेरा ख्याल आया है, आज आधी रात को फिर तेरा ख्याल आया है, फिर वही कश्मकश, वही अनसुलझे सवाल लाया है। और सवाल क्या है वो देखिए, कि जिंदगी किसी और तरह गुजर भी तो सकती थी, कि जिंदगी
किसी और तरह गुजर भी तो सकती थी, हमें अपनी मंजिले मकसूद मिल भी तो सकती थी। गर सामान जुटाने की वहशत न होती, हमारी तमन्नाओं की कलियां खिल भी तो सकती थी। और आखिरी शेर देखिएगा कि गर तेरे सवालों में सियासत और मेरे जवाबों में बनावट न होती, गर तेरे सवालों में सियासत और मेरे जवाबों में बनावट न होती, तो आज हमारी पशेमा निगाहें मिल भी तो सकती थी। बढ़िया चेतन भाई, तो आप तो मुकम्मल शायर हैं। आप तो कह रहे हैं मैं हल्का फुल्का लिखता हूँ। नहीं नहीं सब बहुत हल्का फुल्का। देखिए ना, इतने लोग इतना बड़ा बड़ा काम कर गए, हम तो उसके उनके तो पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। बस एक सुकून मिल जाता है ये लिख के, वो इसलिए कर लेते। तो ये आपकी जो शादी है, ये शायरो शायरी से भाभी को इम्प्रेस किया है? ये आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? थोड़ा सा बताएं लिसनर्स को इसके बारे में। सर, ये कुछ कहते हैं ना, कॉकटेल सा हो गया है सब कुछ। कि इनिशियली हम लोगों की किसी काम के सिलसिले में मुलाकात हुई, फिर परिचय बढ़ा, और एक जो शादी से पहले जो जो मकाम तय किए जाते हैं वो तय हुए। और इनिशियली क्योंकि मैं एक राजस्थानी ब्राह्मण हूँ और मेरी वाइफ पंजाबी है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो था, लेकिन फिर बाद में लगभग सब लोग मान गए और इसको हम लोग ठीक ठाक कर पाए, आराम से हो गया। तो कैसी चल रही है आपकी वेडिंग लाइफ? आप संतुष्ट हैं या इनिशियली क्या आपकी दृष्टिहीनता को लेकर ज्यादा समस्या आई, या कास्ट या रिलीजन या स्टेट का इशू था? दृष्टिहीनता की समस्या तो दानिश भाई, जो शादी से पहले वाला इरा था ना, समय था ना, उसी में हमने लगभग उसको टैकल कर लिया था। हाँ, कास्ट और जो दूसरे स्टेट से होने की मैं बात कर रहा हूँ, आज से करीब करीब 21 साल पहले की, तो उस समय ये चीजें और ज्यादा प्रिविलेंट थी। तो एक जो स्वीकार्यता परिवार में होनी चाहिए, उसमें थोड़े से इश्यूज थे। बट वही वाली बात की, अपना एक्शन से रिएक्शन नहीं दिखाना, एक्शन से वी कैन विन हार्ट्स, और वैसा ही किया। और अब स्वीकार्यता की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे, अगर आपने शादी के बारे में पूछा, वाइफ के बारे में पूछा, तो 2 बच्चों के बारे में भी बता दूं कि मेरी एक बिटिया 12th में है, बड़ी बिटिया है, और छोटा बेटा है। अभी दोनों के रिजल्ट्स आए हैं। बिटिया का 12th में 89% रहा और बेटे का 10 CGPA आया है। एंड वी आर लिविंग ए वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। जी, बहुत बढ़िया। एक मोमेंट जो आपको भाभी के साथ बहुत मेमोरेबल है, वो आप हर समय याद करते हैं? थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी जी। वैसे तो देखिए, हमारा जो अभी तक का सफर है, इसमें देखिए वो तो मेरे पास है नहीं, और शायद ये इंटरव्यू भी पता है, उनको नहीं पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मेरे को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। ऐसा एक मोमेंट तो मैं पिन पॉइंट शायद न कर पाऊं, लेकिन हाँ, जिस मोमेंट ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया वो मुझे याद आ रहा है कि हमको, जब मेरी मैरिज हो गई थी और मैं क्लरिकल कैडर में ही था, तो वाइफ का ये कहना था कि भाई आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, आपको जितना रीडिंग करना है मैं करूंगी, आपको जितना कॉपरेशन चाहिए मैं अपनी तरफ से करने को तैयार हूं, लेकिन आगे बढ़िए। और वो उसका समझाना मुझे बहुत एक तरह से उसने ताकत दी मुझे कि जब ये मेरे बारे में इतना कंसर्न है, ये मेरे से कुछ अपेक्षाएं कर रही है, तो मुझे वो पूरी करनी चाहिए। अब आपसे जानना चाहता हूं आपके ऑथर बनने का रहस्य, और खास तौर पे जो ब्रेल बुक ही आपने क्यों छापी, और ये क्या है, इस किताब का टाइटल क्या है, हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, इसके विषय क्या हैं, तो इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जी दानिश भाई, पिछले साल मुझे यहाँ राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्होंने सौंपी, और मुझे कंप्यूटर कमेटी का, कंप्यूटर ट्रेनिंग को जो ओवरसी करती है, उस कमेटी का हेड भी बनाया। तो कई रुकावटें और समस्याएं देखने को मिली, और उसमें एक समस्या ये थी कि ब्रेल में ऐसा कोई पब्लिकेशन, ऐसा कोई प्रकाशन उपलब्ध नहीं था
जो हिंदी में हो, ऑफ कोर्स ब्रेल में हो, और ऐसे स्क्रीन रीडर जिसकी पहुंच अधिकांश लोगों तक आसानी से हो सके। मेरा इशारा फ्री स्क्रीन रीडर की तरफ है, वो उसको, और लेटेस्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज 10 को साथ लेके वो बुक चले और अपने संदर्भों के लिए उसी का इस्तेमाल करे। ऐसा कोई प्रकाशन मुझे नहीं मिला। तो हमारे संगठन के संयुक्त सचिव हैं जितेंद्र नाथ जी भार्गव, उनकी प्रेरणा से उनका ये आदेश हुआ कि भाई ऐसा करो, अब किताब तो नहीं है तो तुम ही क्यों नहीं लिख देते। उनको मेरी लिखने की रुचि के बारे में पता था, तो मैंने दानिश भाई वो किताब लिखने का तय कर लिया। मुझे लगा कि बहुत आसान काम है, तो मैंने उनको जल्दी से हाँ कर दी। जब मैं लिखने बैठा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि एक बार हाँ कर दी थी तो उस काम को तो होना था। और मैं इस किताब को ब्रेल में प्रकाशित किया है राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर ने, जो किसी को भी अगर आवश्यकता हो तो वहां से मंगाई जा सकती है। और ब्रेल में ही क्यों मैंने सोचा, वो ये कारण ये रहा कि मुझे एक चीज और लगी कि ऑडियो ट्यूटोरियल्स, ई टेक्स्ट में ट्यूटोरियल्स वगैरह तो बहुत हैं, जो एक थोड़ा सा भी कंप्यूटर जानने वाला आदमी आराम से पढ़ सकता है। लेकिन सब पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए आदमी का क्या, जिसकी एक्सेस कहीं नहीं है, वो ना वो कंप्यूटर का ट्यूटोरियल पढ़ सकता है, ना वो ई टेक्स्ट पढ़ सकता है, ना वो पॉडकास्ट सुन सकता है। उसको केवल आती है, अगर उसके स्कूल ने सिखाया तो ब्रेल पढ़नी आती है। तो उनके लिए भी कोई पब्लिकेशन, कोई प्रकाशन तो होना चाहिए ना। तो यही भावना रख के कि मैं अपनी सीमित क्षमता को वहां तक पहुंचा सकूं जहां पंक्ति का अंतिम आदमी खड़ा है, ये सोच लेके मैंने ये किताब लिखी। और आपकी दुआओं से, ईश्वर की कृपा से ये किताब पूरी करके मैं दे पाया। जी, कितना समय लगा आपको इस किताब लिखने में? कितना टाइम आप डिवोट करते थे इस किताब को लिखने के लिए? और एक जो मेरे को पर्सनली जानना है, कहीं ना कहीं इस किताब की अभी जो मार्केटिंग है बहुत कम हुई है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता लगा है। तो आपने कुछ ज्यादा शेयर भी नहीं किया है मुझे लगता है इसके बारे में। इसके बारे में बताएं, कोई आगे प्लान है इसका मार्केटिंग करने का, बाकी जो जहाँ कंप्यूटर कोर्सेज चलते हैं वहां को ये अवेलेबल करवाने का? दानिश भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूं कि लगभग मुझे 10-12 महीने लग गए इस किताब को पूरा करने में। बहुत बार चैप्टर्स लिखे, फिर पसंद नहीं आते थे खुद ही को तो फाड़ के फेंक देता था, फिर लिखता था, फिर फाड़ के फेंक देता था। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगा। फिर किताब तो तैयार हो गई, और आपने बिल्कुल मेरी दुखती रग पे हाथ रखा कि मेरा जो सबसे कमजोर बहुत कमजोर एरिया है, वो मैं चीजों को मार्केट नहीं कर पाता। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं इसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाया। और कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म मैं इवॉल्व करूं जिससे इस बुक की मार्केटिंग अच्छे से हो सके। और जो काम हुआ है, इसलिए नहीं कि मुझे कोई अपनी बड़ाई चाहिए, लेकिन जो लाभदायक चीज है वो मासेस तक पहुंचे, इसके लिए आज के इंटरव्यू का टेक अवे मेरे लिए शायद यही है कि मैं कोई न कोई इसके मार्केटिंग का अच्छा मैकेनिज्म डेवलप करूं और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। जी, इसमें मैं आपकी, मेरी टीम और हम रेडियो उड़ान आपकी पूरी मदद करेगा। तमाम प्रोग्राम के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपकी जितने लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं इस जानकारी को पहुंचाएं। और कैसे ऑब्टेन करनी है ये बता दें थोड़ा सा। जी, हमारे राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर की ब्रेल प्रेस है, उसका एक नंबर मैं शेयर कर रहा हूं, और एक मोबाइल नंबर, 2 नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। जयपुर का कोड है 0141, और वहां का नंबर है, इस कोड के बाद लगेगा 2410-363। ये एक लैंडलाइन नंबर है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 0141-2410-363। और एक मोबाइल नंबर भी है जिसपे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात की जा सकती है। वो है 9414454705।
अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9414454705। जी। चेतन भाई, ये बताएं कि इस दौर में जब आप हैं, आप पिछले साल ही राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। बहुत सारे लोगों का मोह भंग हो गया है एनजीओ से। सबको लगता है, जो यूथ है, बहुत सारे लोग अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने बिजी हैं अपने स्केड्यूल, कई लोगों को पसंद नहीं करते हैं एनजीओ में जाना। हर आदमी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस सिनेरियो में आपने अभी क्यों चुना वाइस प्रेसिडेंट बनना? और एक सवाल अगर इजाजत दे तो मैं और ऐड कर दूं कि जब आप पहले ज्वाइनिंग की थी 1991 में, तो क्या उस समय कुछ मूड में न था कि मुझे डिसेबल के लिए, विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी के लिए कुछ करना है? दानिश भाई, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। मैं इनफैक्ट मेरी भी इच्छा थी कि ऐसे सवाल आए अपनी बातचीत में। देखिए, हम जब एनजीओ सेक्टर की बात करते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं, मोह भंग होने की बात करते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है कि जब मैं किसी इस ऐसे सेक्टर से जुड़ता हूं ना, तो मेरी क्या अपेक्षा रहती है कि वहां मुझे एज प्योर एज क्राइस्ट लोग मिलेंगे, जो तन मन धन पूरा उस संगठन को और इस कॉज को समर्पित कर देंगे, और जिनमें डिविनिटी, देवत्व के अलावा कुछ नहीं होगा। जबकि सच्चाई ये है कि एनजीओ वाले भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी मनुष्य हैं। मेरे में जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है, वही मुझे अपेक्षा करनी चाहिए कि सामने वाले में भी होंगी। अब उस चीज को देखते हुए, सामने वाले की कमजोरियों को, वीकनेसेस को देखते हुए और अच्छाइयों को देखते हुए, हमको एक समन्वय स्थापित करना पड़ता है कि ठीक है, फाइन, वहां भी 10 कमियां हैं, वहां भी गलतियां हैं, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो एकदम अलग हो जाए और या उन कमियों के साथ समन्वय बिठाकर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी अपन भी उन जैसे हो जाए, नहीं, उनके साथ समन्वय बिठा के कार्य करें। सेकंड चीज कि पहले हमें भी ऐसा लगता था कि एनजीओ बना के और इस तरह का काम किया जा सकता है और आम लोगों तक पहुंचा जा सकता है। और इनफैक्ट जब हम क्लेरिकल थे तो एक छोटा सा संगठन हमने खड़ा भी किया, लेकिन जैसे ही प्रमोशन हुआ और बैंक में हमारी आवश्यकताएं और समय ज्यादा लगने लगा, तो उस संगठन को हम बहुत ज्यादा समय नहीं दे सके। और फिर अभी इसके राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के साथ पिछले 7 वर्ष से वहां भी मैंने वहां ज्वाइन करने से पहले रिक्वेस्ट कर कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना दूंगा क्वालिटी वर्क दूंगा और आपके जो ट्रेनीज हैं उनके लाभ के लिए हम उस समय आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं जिस समय राजस्थान में एक विशाल आंदोलन चल रहा है डिसेबल लोगों का। तो उसके ऊपर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या आपका संघ उसे सपोर्ट कर रहा है? और क्या देखते हैं राजस्थान की गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं पूछूं, तो क्या आपको लगता है ये मांगे जायज है और गवर्नमेंट का जो रवैया है बड़ा निराशाजनक है? कैसे देखते हैं? जी दानिश भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान में एक इस भरी गर्मी में, और वो भी राजस्थान की गर्मी में, बड़े जुझारू, बड़े कर्मठ और समर्पित लोग इस आंदोलन में लगे हुए हैं। उनकी मांगें बहुत जायज हैं और जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, कुछ दायरे चाहे अनचाहे बन जाते हैं। तो उन दायरों में रह के जहां तक हम जितना कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो समर्थन दिया जाए, जैसे कोई बड़ा धरना प्रदर्शन है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को इकट्ठा करना है, अपने साथियों के कांटेक्ट नंबर्स चाहिए, व्हाट्सएप पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है, लोगों को आह्वान करना है पहुंचने का, वो हम लोग अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। और जहां तक आपने राजस्थान सरकार की बात की, तो निश्चित रूप से स्थितियां बहुत चिंताजनक हैं। आपने
जो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की हाल ही में कुछ मृत्यु हुई थी, उसका आपने सुना ही होगा, वो भी हुआ। और अगर उससे अलग भी छोड़ दें तो भी यहाँ मैं निसंदेह ये कह सकता हूँ कि सरकारी स्तर पे वो सक्रियता, वो समर्पण नजर नहीं आता, या उस समर्पण का 50% भी नजर नहीं आता जितना होना चाहिए। मैंने काफी जो मोमेंट्स हैं अभी उनको कवर करने का अपनी ओर से प्रयास किया है और कई जगह पे मैं सफल भी रहा हूं, यानी मैं मींस मेरी टीम रेडियो उड़ान। हमने ये देखा है कि आंदोलन जोरों शोरों से चलते हैं, जब समय आता है, जब ये पूरे अपनी सफलता की सिर्फ एक कदम दूर होता है तो गुट बन जाते हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं और अपने ही लोग मिलकर उस आंदोलन को खत्म कर देते हैं। तो क्या आपकी कुछ चिंता है कहीं ऐसा ना हो राजस्थान के मूवमेंट में, क्योंकि 22 तारीख से ये चल रहा है, काफी दिन हो गए हैं और आगे भी चलेगा, ये कुछ ऐसी खबरें आ भी रही हैं वहां से, इसके ऊपर क्या आपको कोई जानकारी है? बिल्कुल, ये 22 तारीख से आंदोलन चल रहा है और पूरी ऊर्जा के साथ इन लोगों ने संचालित किया। लास्ट 1-2 दिन में बहुत अनौपचारिक रूप से जिन समस्याओं की ओर, जिन विसंगतियों की ओर दानिश भाई आपने इशारा किया, उनके उभरने के संकेत मिलने लगे। दुर्भाग्य की बात है, लेकिन सच्चाई यही है। मेरी इच्छा है कि ये लंबा चले और अपनी सफलता तक, अपने लक्ष्य पूरे होने तक चले। लेकिन अब इसमें जो आंदोलनों को खत्म करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, जिस तरह के जाल बिछाए जाते हैं, उसमें कहीं न कहीं एक फंसने की प्रक्रिया जैसे शुरू हो गई है, हल्का सा वो संकेत मिलने लगा है। तो लेट अस प्रे कि इस आंदोलन का भविष्य वैसा ना हो जैसा कईयों का हो चुका है। क्या आपका वाइस प्रेसिडेंट बनना या उस कमेटी का हेड बनना जिसमें टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना था, इसी मकसद के लिए आप वाइस प्रेसिडेंट बने थे या कुछ और मकसद था, कुछ और बड़े चैलेंजेस थे जो आपको लगा कि नाउ दिस इज द राइट टाइम, चेतन हैज टू जंप इनटू दैट एंड वर्क फॉर दैट? मेरी चिंता उनको, जब उन्होंने एक पद मेरे को डेजिग्नेट किया, तब भी मैंने उनसे कहा था कि भाई देखिए, मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे आप एक सामान्य मेंबर तक, सदस्य तक रहने दें, और जिन लोगों ने इस संगठन की इतने समय से सेवा की है उनको आगे बढ़ाइए। उनकी संभव जिद थी कि नहीं, हम इसी पोस्ट पे लेंगे। फिर मैंने ये मूल्यांकन किया कि क्या मेरे वहां होने से कोई गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्या आएगा, क्या मेरा वहां समय देना दृष्टि बाधित कंप्यूटर प्रशिक्षणार्थियों के जीवन में कोई परिवर्तन ला पाएगा क्या? बहुत छोटा सा भी, बहुत बड़े परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, मसीहा होने की बात नहीं कर रहा, बहुत छोटा सा भी परिवर्तन क्या मैं कर पाऊंगा क्या? तो मैंने बहुत बार सोचा और फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत छोटा सा परिवर्तन तो लाने की स्थिति में अपन हैं। तो मैंने उस कंप्यूटर प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने का लक्ष्य लेके इस संगठन को ज्वाइन किया। और वहां जो प्रबंधन के मन में दृष्टि बाधितों के प्रति जो आम एक रवैया था कि इनके लिए ठीक है, हफ्ते में एक बार स्पेशल डाइट का इंतजाम कर दो और अच्छा खाना मिल जाए और कहीं से कपड़े आ जाएं, सर्दियों में कंबल बढ़ जाए और चैरिटी हो गई, वो रवैया मैं बदलना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके भी अपने अधिकार हैं, इनका भी अपना एक आत्मसम्मान है, इनका भी एक भविष्य है, इनको भी उसी ढंग से जीने का हक है जिस ढंग से आप जी रहे हैं। चेतन भाई, अगर मैं जानना चाहूं आपसे एक ऐसा पल लाइफ का, पूरी होल लाइफ में, जो आपकी हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ है, वो क्या होगा? दानिश भाई, समय समय पे
बदलती रहती हैं चीजें। ये जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल मूवमेंट है वो थोड़ा थोड़ा मेरी लाइफ में तो बदलता रहा है, शायद औरों की लाइफ में भी ऐसा होता हो। अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी लगी। मैं अभी रिसेंटली नोएडा गया था। हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एक पैकेज है बैंक का, उसकी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए सारे रीजन से एक एक प्रतिनिधि आए हुए थे। हमें एक ग्रुप एक्टिविटी मिली कि भाई आप 6-7 लोग मिलके और एक प्रेजेंटेशन देंगे, और मुझे हमारे ग्रुप को टॉपिक मिला इंक्रीजिंग बिलोंगिंगनेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम बिल्डिंग। तो हमारे ग्रुप की तरफ से मैंने वॉलंटियर किया कि ठीक है, आई विल गिव द प्रेजेंटेशन। और दानिश भाई बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के कि जब वो प्रेजेंटेशन पूरा किया ना मैंने, तो हमारे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर गोगना वहीं थे। तो उनके ये शब्द थे कि आपने तो जो हमारे ये फैकल्टी हैं इन लोगों से भी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और बाद में वो हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर को कहते हैं कि इसका पता करो ये रहने वाला कहाँ का है, और अगर नोएडा के आसपास आने में इंटरेस्टेड है तो मैं इसे मेरे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में इसकी पोस्टिंग करवा देता हूँ एज फैकल्टी। मैं इससे इसके काम को इसके टैलेंट को यूज करना चाहता। तो अभी तो मुझे ये वर्ड सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। मतलब ये नहीं कि मुझे लगा कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूं, नहीं, लेकिन साइटेड के बीच में मैंने शायद कभी अपनी अनौपचारिक बात में शायद आपसे बात की होगी कि दानिश भाई जब किसी साइटेड के बीच में मैं अपना कोई मकाम बनाता हूँ, साइटेड बंदों के बीच में, उन लोगों के बीच में, उनको जब पीछे छोड़ता हूँ ना, बहुत आनंद महसूस होता है, बहुत आनंद आता है कि भाई मैं कुछ कर पाया, एक संतुष्टि होती है। तो वैसा ही क्षण ये था अभी जब एसटीसी में हम प्रशिक्षण के लिए गए, और उम्मीद करते हैं कि शायद आगे भी ऐसे क्षण मिलेंगे। जी, एक टची मोमेंट मैं आपसे जानना चाहूँ, एक इमोशनल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो क्या वो इसी उपमाओं में आप बताएंगे या कोई है जो डायरेक्ट आपके सामने आ रही है? मैं अपने आइसोलेशन की शुरू में किस स्थिति से कहां तक पहुंचा हूं वो बताता हूं। कि हमारे बैंक में शुरू में जब मैं आया था ना, तो उन लोगों को पता नहीं था कि भाई ब्लाइंड को कैसे डील करना है। ठीक है, उनको हर चीज, जो चीजें बताने की हैं, जो विजुअल हैं, उनको कई बार एक्सप्लेन भी करनी पड़ती है, बतानी भी पड़ती है। तो एक कोई कंडोलेंस मीटिंग हो रही थी। अब मैं अपना टाइप कर रहा हूँ, उस समय लोहे वाले टाइपराइटर होते थे, ठक 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 आवाज हुआ करती थी। मैं अपना टाइप कर रहा हूँ और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि भाई कंडोलेंस मीटिंग है, वहां चलो। और जब कंडोलेंस मीटिंग का एड्रेस शुरू हुआ तब मुझे पता लगा कि ओह माय गॉड, वहां से शुरू हो गया। आई फेल्ट वेरी बैड कि यार अपन वी आर दैट मच आइसोलेटेड। मतलब बहुत शुरू की बात है, मुश्किल से महीना 1.5 महीना हुआ होगा मुझे बैंक ज्वाइन की। तो मैंने फिर एक अगेन आई टुक इट एज ए चैलेंज कि नहीं, मुझे इस ढंग से आइसोलेट होके नहीं रहना, मुझे किसी भी ढंग से ये इनके प्रकार मुझे इंटीग्रेट होना है लोगों में। और जब भी कोई ऐसी मीटिंग हो या कोई चीज हो, आई शुड बी द फर्स्ट और एटलीस्ट अमंग द फर्स्ट स्टाफ मेंबर्स जिनको की उसकी सूचना दी जाए। तो उसके बाद से खैर चेंज आया और अब माशाल्लाह बहुत ठीक है। एक डिबेट चल रही है देश में, मोदी सरकार के 2 साल। अगर मैं पूछूं उनके मोदी सरकार के 2 साल डिसेबिलिटी प्रोस्पेक्टिव से, आप कैसे आंकते हैं? एक मत तो ये है कि सब कि अगर मोदी साहब ये कह दें कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है तो भी हमें उसका विरोध करना है, और एक लोग ऐसे हैं कि अगर वो कह दें कि पश्चिम में उगता है तो भी हमें समर्थन करना है। दोनों ही पराकाष्ठा है। और मेरा मत ये है कि देखिए, आजादी के 60-65 साल, इतने सालों तक किसी प्रधानमंत्री ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बात तक नहीं की, उनको एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की। कम से कम हमारे वर्तमान सरकार में ये तो हुआ। और एक कैंपेन चल रहा है, देखिए उसके परिणाम क्या आते हैं, कितने आते हैं, कब आते हैं, लेकिन एक शुरुआत तो है ना। तो ये शुरुआत फिर उस समय पहले क्यों नहीं हुई, अगर वो लोग हमारे बारे में इतने ही चिंतित थे। एक बहुत विकलांग बनाम दिव्यांग की बात चल रही है।
मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जब निशक्त जन पे आपत्ति उठाई जाती थी तो यही लोग जो आज दिव्यांग के विरोध में झंडा लेके खड़े हैं, वो यही लोग कहा करते थे कि जब लोग निशक्त जन का विरोध करते थे तो ये इन्हीं लोगों के शब्द होते थे कि अरे नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने क्या, व्हाट्स इन द नेम। ये इन्हीं के शब्द हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स पे, और आज इनको नाम से आपत्ति होने लगी। मैं व्यक्तिगत रूप से दिव्यांग का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, लेकिन जिस ढंग से इसको राजनीतिकरण करके इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, मैं उसका भी समर्थक नहीं। एक अंतिम सवाल, फिर हम आपसे खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। जी, अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं जो बैंकिंग सेक्टर के लिए काम कर रही हैं, आपने उनको ज्वाइन नहीं किया, और क्या आज की डेट में बैंक एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है? मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया, बात लगभग सही है, और कहीं शायद थोड़ा बहुत ज्वाइन भी किया तो मैंने बहुत जल्दी अपना हाथ खींच भी लिया। मैं दानिश भाई किसी और अपने कमिटमेंट्स को इतना नहीं बढ़ाना चाहता कि कल को मैं किसी भी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाऊं। तो यही कारण है, मुझे खुशी है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैंक एम्प्लॉइज के वेलफेयर को लिए कुछ प्रोएक्टिव रूप से काम करने लगे हैं, और बहुत अच्छी बात है। जो बैंक एम्प्लॉइज के लिए सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए आज की डेट में, वो ये, हर दृष्टिबाधित बैंक एम्प्लॉई एटलीस्ट फ्रॉम 10 to 5 या जो भी उसका टाइम है, पूरे टाइम बैंक में रहे, और उसे ऐसा अनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय के रूप में कार्य कर सके। ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, और मैं मानता हूं कि अगर पहला काम हो गया, जो 10 to 5 और एक निर्धारित समय पे वहां रहने की बात है, वो हो गया तो दूसरे काम को होना ही पड़ेगा। जी, तो आप तैयार हैं रैपिड फायर खेलने के लिए? हाँ जी जी जी, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार। आप क्या चाहते हैं कि आपको किस तरह पहचाना जाए, एज ए बैंकर और एज ए ऑथर? बहुत बहुत मेरी हार्दिक इच्छा है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे एज एन ऑथर पहचाना जाए। बैंकिंग मेरा रोजगार है, ऑथर मेरा लिखना पढ़ना ये मेरा पैशन है। तो मेरी पहचान मेरे पैशन से होनी चाहिए, मेरे रोजगार से नहीं। अगर आप इनमें से एक ऑप्शन हो तो आप क्या करेंगे? दिव्यांग शब्द को रोल बैक करेंगे या आरपीडी बिल पास करवाएंगे? एक ही चूज करना है, आरपीडी बिल पास करवा लूंगा। आरपीडी बिल पास करवाएंगे आप। आज की डेट में देश में सबसे बड़ा समस्या आप क्या देखते हैं? मैं डिसेबिलिटी प्रोस्पेक्टिव से ही सारे क्वेश्चन पूछूंगा। एम्प्लॉयमेंट या लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन? एम्प्लॉयमेंट वाला प्रश्न तो कुछ हद तक, बहुत हद तक नहीं, कुछ हद तक नियमों से कुछ तो एड्रेस हुआ है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन उस पर क्योंकि कोई नियम नहीं बन सकता, उस पर नियम और स्टैंडर्ड बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्वालिटी एजुकेशन बहुत बहुत जरूरी है। ये अगर हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजें भी अपने आप एड्रेस हो जाएंगी, और हमसे मतलब मैं आम दृष्टिबाधित की बात कर रहा हूं, हमको अपनी क्षमताओं के बल पर पहचान मिल सकेगी। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन का कोई मुकाबला या कोई विकल्प या कोई सानी नहीं है, वो बहुत जरूरी। एक बहुत पर्सनल और बहुत टफ सवाल जी, आपके पास इन दोनों में से आप क्या करेंगे? पहला है जी, आपको आपकी बैंक की ओर से एक टिकट मिली है जिसमें सिर्फ आप अपनी बीवी के साथ जा सकते हैं, और जिस तारीख को वो टिकट है उसी दिन के बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है। दोनों में से क्या अटेंड करेंगे? पोस्टपोन तो मीटिंग नहीं हो सकती। अगर टीचर से मेरा पर्सनल लाइजन है तो मैं बैंक की तरफ से चला जाऊंगा,
और नहीं तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स पीटीएम तो ये तो बहुत वाइटल चीज है। टिकट तो मैं अपनी ऐसा नहीं, आप दोनों नहीं खेलोगे, एक ऑप्शन बोलोगे पहले स्त्री साहब। दानिश भाई, आई विल गो विद पीटीएम। बहुत आसान सवाल, इनमें से चेतन शर्मा जी की पसंद क्या है? लस्सी या जूस? सब अब उम्र के उतार पे हैं, मतलब 45 से ऊपर के हो गए हैं, तो अब तो जूस ही चलने दीजिए। सब लस्सी तो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, मक्खन होता है वगैरह, तो हम तो जूस ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, अंतिम सवाल, अगर आपको इनमें से किसी एक से मिलने का मौका मिले तो आप किसके साथ मिलना चाहेंगे? चेतन भगत जी से या रघुराम राजन जी से? ऑफ कोर्स चेतन भगत जी। हाँ दानिश भाई, एक चीज और रह गई, मैंने आपको बताया नहीं, मेरी गलती है। एक आपको ध्यान होगा, एक शो आता था कौन बनेगा करोड़पति टीवी पे। जी एज फोन ए फ्रेंड आपने मेरे से पूछा था कि मेरी जिंदगी का सबसे खुशी देने वाला लम्हा कौन सा है। तो एज मेरे एक मित्र वहां केबीसी खेलने गए थे और हॉट सीट पे भी पहुंचे जी। फोन ए फ्रेंड में उन्होंने 3 नाम दिए थे, 2 मेरे साइटेड साथी थे हमारी बैंक के और एक मैं। जब वो वहां उनको एक प्रश्न नहीं आया था तो उन्होंने उन दोनों साइटेड साथियों को छोड़ के मुझे कॉल किया था। अरे क्या बात है, उनका नाम भी बताएं और क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमें बताएं, वो क्या था जी। तो मेरी बच्चन साहब से भी बात हुई। बच्चन साहब मेरे फेवरेट एक्टर हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन साइटेड को छोड़ के अगेन मैंने साइटेड लोगों को मात दी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और वो प्रश्न बहुत आसान था लेकिन उनको आया नहीं था और मैंने तो उनको चारों विकल्प सुनने से पहले ही जवाब दे दिया था। अजीत चंडीला और अंकित चौहान आईपीएल 2013 में किस टीम की तरफ से खेले थे? ऑप्शन सुनिए। ए हैदराबाद सनराइजर्स, बी राजस्थान रॉयल्स, सी चेन्नई सुपर किंग्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। चालीस सेकेंड। बहुत चर्चित बात रही है ये। 30 सेकंड रहेगा। लाइफलाइन यूज करो। लाइफलाइन लेंगे? यस। शांत हो जाएं। लाइफलाइन लेंगे एक बार फिर। अरुण मंगल जी, कौन सी लाइफलाइन? आपके पास 3 है जिनमें से केवल 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन अ फ्रेंड, 50-50 या पावर पप्पू। मैं फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहूंगा। फोन अ फ्रेंड, ओके। अरुण मंगल जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम हमें बताया जाए। पंकज गौर है वाराणसी से, चेतन शर्मा है जयपुर से और हनीफ मोहम्मद है सरवर से। किनसे बात करना चाहेंगे? चेतन शर्मा, जयपुर। चेतन शर्मा को जयपुर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये आपके मित्र हैं सब? हाँ, ये हमारे बैंक के प्रादेशिक कार्यालय जयपुर में कार्यरत हैं। आपके साथी हैं? बैंक के, हाँ, हमारे साथी हैं। हेलो, चेतन शर्मा जी बोल रहे हैं? जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। बच्चन साहब, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार जी। चेतन जी, अरुण मंगल जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। बहुत बहुत बधाइयाँ उन्हें। जी सुन रहे हैं वो आपकी आवाज। अच्छा। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे वो उत्तर मांग रहे हैं। जी। उनकी मदद कीजिए कृपा करके। सर। तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। जी। और आपको बताना सही क्या है। अवश्य। 45 सेकंड के अंदर बताना पड़ेगा आपको। जरूर कोशिश करता हूँ। तैयार है? बिल्कुल तैयार है सर। ओके, अगली आवाज अरुण मंगल जी की। अरुण जी आपका समय शुरू होता है अब। जी। चेतन जी, श्री संत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान हाँ। IPL 6 में किस टीम की तरफ से खेले थे? राजस्थान रॉयल्स। हैदराबाद सनराइजर्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई। कंफर्म? कंफर्म। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। बी को लॉक करें। बी राजस्थान रॉयल्स कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए।
आपके ही स्टेट से है। चलिए, ठीक ही होगा आपका उत्तर, ये बिल्कुल सही जवाब है। बहरहाल हमने बात की आज सीनियर मैनेजर ऑफ ओरिएंटल बैंक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ और एज ए ऑथर। आज हमने तमाम सवाल उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे, देश में क्या चल रहा है, डिसेबिलिटी प्रोस्पेक्टिव में इनसे तमाम सवाल पूछे, इनसे हमने रैपिड फायर राउंड भी खेला। उम्मीद करते हैं चेतन जी को भी ये शो पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी इस इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा। और इसको आप YouTube पे भी सुन सकते हैं। आपको टाइप करना है रेडियो उड़ान एक मुलाकात विद मिस्टर चेतन शर्मा। और इस शो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो आप इस सर्वे को जरूर हमारी वेबसाइट पे जाके फिलअप करें। मोदी जी के 2 साल कैसे रहे, आप लोगों को वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो www.radioudan.com करें और इसी तरह प्रोग्राम को सुनते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी और प्रोग्राम में किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान।